मेरी ब्रीफिंग मुकम्मल करते ही वो उठ गया। उसने घर में आकर नई गाड़ी का कोई जिक्र नहीं किया। मैंने भी उसे कुछ बताना मुनासिब न समझा। अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसने पिछले पायदान में पड़े हुए एक स्याह ब्रीफकेस में से सिगरेट के पैकेट के बराबर एक अपरेटस निकाल कर मेरे हवाले किया। इख्तिसार से इसके इस्तेमाल का तरीका बताया और वापस चला गया। मैं उसे रुखसत करके अंदर पहुंचा तो वीरा ने छूटते ही सवाल किया, इसने मेरी गाड़ी के बारे में कुछ कहा या खामोशी से चला गया? उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मैंने बेपरवाही से कहा, वाईबी का अफसर है, उसे नई गाड़ी देखते ही चौकन्ना हो जाना चाहिए था कि हमारे घर कौन आया हुआ है। वो जिक्र करता तो बात साफ हो जाती। वो यहाँ अफसर नहीं दोस्त बनकर आता है। दोस्त इतनी बारीकियों में नहीं जाते। वीरा को मुंह तोड़ जवाब देकर मैं सुल्तान शाह की तरफ मुतवज्जा हो गया। यहाँ से हम दोनों अलग अलग गाड़ियों में 7 बजे रवाना होंगे। मैं रास्ते में अव्वल खान की गाड़ी उसके घर पर छोड़ दूंगा। वहां से तुम मुझे अपने साथ लोगे और क्लिफ्टन छोड़कर लौट आओगे। तुमने मेरे बारे में जलाल से बात नहीं की। सुल्तान शाह ने मौका मिलते ही शिकायत की, मैंने भी तो हसन को देखा हुआ है, मुझे इस मिशन में शामिल होना चाहिए था। मैंने तुम्हारे मुंह में लगाम नहीं डाली हुई थी, अपनी बात तुम्हें खुद करनी चाहिए थी। मैं इस डर से खामोश रहा कि कहीं तुम दखल दर माकुलात पर नाराज ना हो जाओ। बस तो अब भी इसी डर से खामोश रहो। तुमने सुना नहीं कि पूरे ऑपरेशन में कुल 5 अफराद शरीक होंगे? मैंने खफकी से कहा, 5 के भी कुल 3 ही समझो। वीरा ने मेरी हमायत में कहा, स्कैनिंग के आलात वाली गाड़ी अगर आर्मी कैरिसन की है तो ड्राइवर भी उनके होंगे। स्पेशल गाड़ियां चलाने वाले सिर्फ ड्राइवर नहीं पूरे ऑपरेटर होते हैं। सारे कुलपुरुषों की कारकर्दगी इनकी स्वाबदीद पर मुनहसर होती है। कोई नया आदमी ऐसी गाड़ी नहीं संभाल सकता। तुम हर बात में अपनी टांग अड़ाती हो और आकला फाजला बनने की कोशिश करती हो। सुल्तान शाह ने तुर्शी से कहा, तुमने ऐसी गाड़ी कहाँ देख ली? ऐसी गाड़ी नहीं देखी, लेकिन इस जैसी दस्तियों गाड़ियों में सफर कर चुकी हूँ। मंशियात के बड़े ताजरों की गाड़ियों में रेडार लगे होते हैं जो इर्द गिर्द के इलाके पर नजर रखते हैं। जहाँ खतरा नजर आता है वो गाड़ियां छोड़कर पैदल फरार हो जाते हैं। किस सियारे की बात कर रही हो? सुल्तान शाह ने उसका मजाक का उड़ाया। कोलंबिया के दारुल हुकूमत बोगोटा और उसके मुजाफात में ऐसी कई गाड़ियां हैं और हुकूमत इन्हें कुछ नहीं कहती। गजाला ने हैरत से पूछा, वहां लाकानूनियत का दौर थोड़ा है। जाती तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर हुकूमत लोगों को बहुत सी रायतें देने पर मजबूर है। इन रायतों से आम आदमी को कोई फायदा नहीं पहुंचता। मौत के सौदागर और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। हुकूमत इनको क्यों नहीं पकड़ती? गजाला के लिए वो बातें हैरान कुन थी। इनके खिलाफ कोई सबूत मिलता है ना गवाह। रफ्ता रफ्ता वो इतने ताकतवर हो गए हैं कि इन पर हाथ डालना नामुमकिन हो गया है। कई बार वो हुकूमत से टकरा चुके हैं और उन्होंने हमेशा अपनी बात मनवाई है, क्योंकि वहां इनके सोबराज जैसे गुर्गे खुसे हुए हैं। जो इनके खिलाफ जुबान खोलने की जसारत करता है सरेआम मार दिया जाता है। ऐसे मामलात में बार बार कोलंबिया का नाम क्यों आता है? इस बार मैंने वीरा से सवाल किया था। वहां हुकूमत बराए नाम है, पस पर्दा ड्रग माफिया राज करती है। अमनो अमान के लिहाज से वो दुनिया का बदतरीन मुल्क है, जहां सरे शाम सड़कें वीरान हो जाती हैं और हर तरफ बदमाशों का राज होता है। सियासत में गंदे लोग पैसे के जोर पर घुसने में कामयाब हो जाते हैं तो मुल्क को इसी अंजाम से 2-4 होना पड़ता है। मैंने अफसुर्दगी से कहा, मेरी आरजू है कि सोबराज हमारी सियासत की अकलौती काली भेंट साबित हो। इसे हमने मफलूज कर दिया है। नहीं डैनी साहब, वीरा तन से बोली, इसकी बदकिस्मती है कि वो खुलकर तुम्हारे सामने आ गया। जरा अखबार गौर से पढ़ा करो। अखबार बड़े नामों से डरते हैं, उनकी बड़ी बड़ी खबरें भी घटाकर छापी जाती हैं। इन छोटी खबरों में तुम्हें ऐसे चेहरे नजर आएंगे कि तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। यहाँ सियासी करप्शन तेजी से बढ़ रहा है। तुम्हारी दानिश में इसके क्या असबाब हैं? मैंने संजीदगी से पूछा। कमजोर हुकूमतें, वीरा ने बेसाख्ता और 2 टोक जवाब दिया। वो एहतसाब को ब्लैकमेलिंग का जरिया बनाती हैं और मुलजिमों के केस दाखिल दफ्तर करके उन्हें अपने साथ मिला लेती हैं। जाने वालों के मुलजिम आने वालों के मंजूर नजर बन जाते हैं और यही सबसे बड़ा बिगाड़ है। वो हम में से नहीं थी, 7 समंदर पार से दुनिया जहान के धक्के खाती हुई आई और फिर यहीं की होकर रह गई। इसने थोड़े से अरसे में अपने मुताले और मुशाहिदे से एक ऐसा ठोस नतीजा अखज़ कर लिया था जो निस्फ सदी गुजर जाने के बावजूद हमारी नजरों से ओझल था। एक गलत आदमी ऊपर आ जाता है तो फिर वो भी अपनों को नवाजना शुरू कर देता है और यूं आवे का आवा बिगड़ना शुरू हो जाता है। ऊपर वाला किसी इनकलाब या एहतसाब की नजर हो जाता है, तब भी उसके लाए हुए नीचे वाले लोग अपनी जगहों पर जमे रहते हैं और मूजी ताबकार शुआओं की तरह अंदर ही अंदर सिस्टम को तबाही की तरफ धकेलते रहते हैं। वीरा ने यह बात खुलकर नहीं कही थी, मगर मैंने उस टूर में इसका यही मकसद था कि किसी पर एक मर्तबा कोई इल्जाम लग जाए तो फिर उसे लाजमी तौर पर अदालती अमल की छलनी से गुजरना चाहिए।
वो मुजरिम साबित हो तो सजा के साथ नाअहल भी करार दे दिया जाए, बेगुनाह हो तो अदालती फैसले की सुरखरुई के साथ दोबारा कौमी धारे में दाखिल हो जाए। आप दोनों ने हुकूमत और सियासत पर क्या बातें शुरू कर दी? गजाला ने उकताए हुए अंदाज में मुझसे कहा। यह कभी आपकी दिलचस्पी के शोबे नहीं रहे, अब अचानक इधर का ख्याल क्यों आ गया? मुझे इन बातों से अब भी दिलचस्पी नहीं है, मैंने हंसकर जवाब दिया। बात कोलंबिया से शुरू हुई और सोबराज से होती हुई सियासत की तरफ आ गई। यह मजबूरी है क्योंकि सोबराज चंद रोज पहले तक एक मोतबर सियासतदान शुमार किया जाता था। सियासत को भूल जाए और अपने काम से काम रखें। गजाला ने मुझे मशवरा दिया। हम जो कुछ करते हैं ज़ाती मफाद के लिए नहीं करते, इसका फायदा हुकूमत को होता है। कई हुकूमतें आई और चली गई, हमने कभी नहीं सोचा कि किसकी हुकूमत है और हमारी मेहनत का फायदा किसको हासिल होगा। ये आपकी सोच हो सकती है, मेरी नहीं। उसने खुशदिली के साथ इख्तिलाफ राय किया। हम किसी हुकूमत के लिए कुछ नहीं करते, हमारा हर फेल अब मुल्क और कौम के मफाद के लिए होता है। तुम खलूस से ये बात कह रही हो, तुम्हारे सियासतदान भी यही कहते हैं। वो मुल्क कौम के मफाद के लिए खुले मरे जा रहे हैं। वीरा बोली, कल तक सोबराज भी यही दावा करता था, आज उसका चेहरा तुम्हारे सामने है। लानत भेजो इन बातों पर। आखिरकार सुल्तान शाह भी बोल पड़ा, ये बताओ कि नए ऑपरेशन के लिए तुम क्या तैयारी कर रहे हो? मुझे सिर्फ वक्त पर वहां पहुंचना है, तैयारी करना जलाल का काम है, मैंने बेफिक्री से कहा। अचानक मेरे फोन पर कॉल आ गई। मैंने मोबाइल फोन का बटन दबाने के बाद हेलो कहा तो दूसरी तरफ से एक भराई हुई शिकस्ता और अजनबी आवाज आई। कर्नल, तुम कहाँ हो? तुम कौन हो? मैंने धड़कते हुए दिल के साथ कहा। मैं तुमको नहीं पहचान सका। मैं गैरी बोल रहा हूँ, गैरी हार्ट। दूसरी तरफ से कहा गया। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? मैंने मसनूई हैरत का मुजाहरा किया। गड़बड़ हो गई। आज 2 लुटेरे टकरा गए थे, इनसे मुकाबले में मेरे जबड़ों पर कुछ चोटें आई हैं, जिनकी वजह से बोलने में जरा सी दिक्कत हो रही है। ओह, यह अफसोसनाक खबर है। तुम लुटेरों में कहाँ फंस गए? ये शहर रहने के काबिल नहीं है, यहाँ की पुलिस नकम्मी है। गुंडे और बदमाश शहर में मनमानी करते फिरते हैं। अमन व अमान बिल्कुल तबाह होकर रह गया है। इस साहसी सफारतकार ने एक सांस में शहर की कई खराबियां गिनवा दी। मेरा दिल चाहा कि उसे पूछूं कि जब उसने जनरल वकार की गाड़ी पर रॉकेट चलवाया था तो उसे शहर से ऐसी शिकायत क्यों नहीं हुई। इसके आदमी गुंडा गर्दी करते फिर रहे थे तो सब ठीक ठाक था। उसकी मुरम्मत हुई तो उसे शहर का पूरा इंतजामी ढांचा नाकारा नजर आने लगा। पूरी बात बताओ। यह खबर सुनाकर तुमने मुझे परेशान कर दिया है। फायर करके मेरी गाड़ी का टायर फाड़ दिया था, गाड़ी उलट गई और 2 राहजनों ने मुझे घेर लिया। वो मेरा पर्स छीन कर भाग गए। बात समझ में नहीं आती, सिर्फ पर्स छीनने के लिए कोई इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं करता। गोली से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? मैंने पुरतशवीश आवाज में पूछा। गोली से टायर फटा था, गाड़ी उलटने से मेरे ड्राइवर की गर्दन टूट गई और वो मर गया। यह किस्सा भी मेरी समझ में आ रहा है। पाकिस्तान में जहालत आम है, ज्यादा लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते, मगर इनमें से एक अच्छी खासी अंग्रेजी बोल रहा था। उसकी पिंडली की हड्डी टूटे चंद ही घंटे गुजरे थे। मुझे हैरत थी कि बातें करते हुए वो एक मर्तबा भी नहीं कर रहा था। फिर उसका सबब मेरे जहन में आ गया। उसे यकीनी तौर पर ताकतवर दर्दकुश दवा का इंजेक्शन दिया गया था, जिसके जेर असर वो अपनी तकलीफ को भूला हुआ था। तुमने जनरल की गाड़ी पर वार करके एक खतरनाक दुश्मन को ललकारा है। मैंने उसे खौफजदा करने के लिए ख्याल आराई शुरू कर दी। अभी तक जनरल से मेरी मुलाकात नहीं हुई, मगर मैंने सुना है कि तबाह होने वाली गाड़ियों के मलबे से कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिनसे निशानदही हो रही है कि हमले में अमरीकी तकनीक इस्तेमाल की गई है। हो सकता है कि यह जवाब जनरल की तरफ से आया हो। जिक्र उठाकर खामोश रहना STF की सरिश्त में शामिल नहीं है। इन बदमाशों ने भागने से पहले मुझे बेहोश कर दिया था। अभी कुछ देर पहले मुझे होश आया है। यह मेरा पहला फोन है। नंबर मिलाने तक मैं खुद भी सोचता हूँ ये STF का काम नहीं हो सकता। मैं फ्रेंच बीच गया था, वहां से वापसी पर यह वाकया रुनमा हो गया। जाते और आते हुए मैं बहुत मोहतात था। किसी ने हमारा पीछा नहीं किया। मेरा प्रोग्राम अचानक बना था। जनरल को कैसे इल्म हो सकता था कि मैं इस वक्त वहां से गुजरूंगा? तुम्हारी दलील काबिल गौर है, मैंने एतराफ किया। अगर ये लूटमार की वारदात नहीं है तो ये काम किसी ऐसे आदमी का है जिसे तुम्हारे प्रोग्राम का पूरी तरह इल्म था। उसके ज़हन को जनरल वकार की तरफ भटकाने में नाकामी के बाद मैंने नाम लिए बगैर उसे सोबराज की तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की। बज़ाहिर यही मालूम होता है। उसकी आवाज़ इतनी बिगड़ी हुई थी कि उसके लबो लहजे से उसकी सही ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। उसकी बात जारी रही। मेरे मुखालफों में सिर्फ एक शख्स ऐसा है जिसे मेरे प्रोग्राम का इल्म था, लेकिन इस वक्त वो खुद बहुत बुरी तरह खौफजदा है। चूहे की तरह किसी नामालूम बिल में घुसा हुआ है। उसके पास ऐसी कार्रवाई करने के वसाइल दस्तयाब नहीं है। तुम सोबराज का जिक्र तो नहीं कर रहे? मैंने सरसरी अंदाज में पूछा। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह ऐसी हरकत कर सकता है। तुम ये क्यों भूल रहे हो कि उसने इन ही हालात में निक को मरवाया था? ये उसकी शेखी है।
अब وہ چیونٹی کو بھی مروانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اسے ڈینی نے مروایا اور سوبراج نے وہ سہرا اپنے سر سجا لیا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں تمہاری بات مان بھی لوں تو اس کے بھیجے ہوئے آدمیوں کو مجھے ہلاک کر دینا چاہیے تھا۔ وہ آسانی سے مجھے قتل کر سکتے تھے۔ انہوں نے مجھے مار پیٹ کر کیوں چھوڑ دیا؟ میں فوری طور پر اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اس کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے مجھے فون کرنے سے پہلے اس مسئلے پر خاصا سر کھپایا تھا۔ یہ بات حیران کن تھی کہ بری طرح مجروح ہونے کے باوجود اتنے زیادہ ذہنی ارتکاز کے قابل تھا۔ تمہاری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ چند ثانیوں بعد میں نے الجھن امیز لہجے میں کہا، یہ ڈکیتی کی واردات نہیں ہے، جنرل کا جوابی وار نہیں ہے، سوبراج کی حرکت نہیں ہے، تو پھر آخر کیا ہے؟ کسی نہ کسی نے تمہیں گھیرا تھا، وہ تمہارے دشمنوں میں سے نہیں تھا تو کیا تمہارے کسی ساتھی نے تم کو نیچا دکھانے کے لیے یہ حرکت کی ہے؟ یہ کسی ایجنسی کی حرکت بھی ہو سکتی ہے۔ چند سال پہلے فرانس کے ایک سینئر سفارتی افسر کے ساتھ بالکل ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی خیر خبر لینے کے لیے کچھ حساس آلات سمیت کہوٹا کے ممنوع علاقے میں جا نکلا تھا۔ وہاں اسے سادہ کپڑوں میں ملبوس کچھ لوگوں نے گھیر لیا، بری طرح مار مار کر لہو لہان کر دیا، سارے آلات توڑ دیے یا چھین لیے، پھر وہ غائب ہو گئے۔ اس کی حکومت نے احتجاج کیا تو پاکستان نے پہلا سوال یہ کیا کہ وہ اس ممنوع علاقے میں بلا اجازت کیا کرتا پھر رہا تھا۔ ان لوگوں کو جواب دینا مشکل ہو گیا، دینے کے دینے پڑ گئے اور وہ معاملہ سرد خانے کی نظر ہو گیا۔ کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ یہاں کے ایٹمی بجلی گھر کے محافظوں نے تمہیں اس حال کو پہنچایا ہے؟ میں نے تیزی سے سوال کیا۔ فی الحال میں کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اس بار اس کی بگڑی ہوئی آواز واضح طور پر الجھی ہوئی تھی۔ میں اپنے ذہن میں آنے والی ہر بات تمہیں بتا رہا ہوں، چاہے تم کسی نتیجے تک پہنچنے میں میری مدد کر سکو۔ میرے اور تمہارے درمیان کوئی رفاقت نہیں ہے، میں تمہاری خفیہ سرگرمیوں سے یکسر لاعلم ہوں۔ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے اپنی مجبوری ظاہر کی۔ سب سے پہلے تو یہی بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ دونوں تمہیں آزادی سے مار پیٹ کر نکلنے میں کیسے کامیاب ہو گئے۔ تم ایک پیشہ ور آدمی ہو، تم نے یہاں کئی محاذ کھولے ہوئے ہیں، تم اپنے ٹھکانے سے خالی ہاتھ نہیں نکلتے ہوگے۔ کیا تمہارے ہتھیار بھی انہیں گرانے میں کامیاب نہیں ہو سکے؟ برا وقت بتا کر نہیں آتا ہے تو سب کچھ الٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرے پاس 3.8 کا اسمتھ اینڈ براؤن تھا۔ انہوں نے بے آواز رائفل سے میرے ہاتھ پر گولی چلا کر مجھے نہتہ کر دیا اور مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ وہ دونوں دیو ہیکل تھے۔ میں نے ہاتھ زخمی ہونے کے باوجود چم کر ان کا مقابلہ کیا۔ میرے ہاتھوں سے مار کھا کر ان کے چہرے بگڑ گئے تھے، لیکن وہ دو تھے، میں کہاں تک ان کا مقابلہ کرتا؟ انہوں نے آخر کار مجھے زیر کر لیا۔ اسے میرے اوپر اپنا بھرم قائم رکھنے کے لیے سچ میں جھوٹ کی خاصی آمیزش کی تھی۔ اس کی بتائی ہوئی تفصیل سن کر مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ ہم نے اپنے منصوبے کے مطابق اسے بہت برے حال کو پہنچا دیا تھا۔ فی الحال تم آرام کرو، میں نے اسے مشورہ دیا۔ میں دماغ لڑاتا ہوں، کوئی بات ذہن میں آئے گی تو فون پر تم سے رابطہ کروں گا۔ میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے۔ اس کی آواز سے اضطراب چھلکنے لگا۔ ان مردودوں نے رائفل مار کر میری پنڈلی توڑ ڈالی، 2 پسلیوں میں بھی فریکچر کا شبہ کیا جا رہا تھا۔ میرے علاج کے لیے میرے ساتھی چند گھنٹوں بعد مجھے عمان بھیج رہے ہیں۔ میں نے اسی وجہ سے اس وقت تمہیں فون کیا ہے، ورنہ میرے ڈاکٹرز نے مجھے بولنے سے منع کیا ہوا تھا۔ جبڑوں کے ورم کی وجہ سے مجھے بولنے میں دقت ہو رہی ہے۔ میرے لیے وہ خبر سنسنی خیز ثابت ہوئی۔ وہ بہت پرغرور انداز میں میدان میں اترا تھا اور ایک قلیل سی مدت میں ذلیل و خوار ہو کر واپس جا رہا تھا۔ وہ اس قابل بھی نہیں رہا تھا کہ اپنے قدموں پر چل کر جا سکے۔ یہ قدرت کی ستم ظریفی تھی کہ وہ اپنی روداد علم اسی شخص کو سنا رہا تھا جس کے ہاتھوں وہ اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ نک کی موت کے بعد زخمی حالت میں گیری کی واپسی FBI کے دوسرے اہلکاروں کے لیے یقینی طور پر ایک خوفناک پیغام کی حیثیت رکھتی تھی۔ مجھے امید تھی کہ ان واقعات کے بعد FBI والوں کے لیے پاکستان ایک ڈراؤنے خواب کی حیثیت اختیار کر لے گا اور کوئی بھی افسر رضاکارانہ طور پر ہمارے شہر کا رخ کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ یہ اچھی خبر نہیں ہے، میں نے اپنے مسرت امیز جذبات پر قابو رکھتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ تم جا رہے ہو تو تمہارا جانشین کون ہوگا؟ اس وقت ایمرجنسی ہے، اب اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ فی الحال ٹام تم سے رابطہ رکھے گا۔ مجھے امید ہے کہ تم اس سے بھی تعاون کرتے رہو گے۔ تمہاری ذات سے ہم لوگوں نے بہت سی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں۔ میں نے اپنے اوپر جبر کر کے تمہیں فون کیا ہے۔ میں یہاں سے جانے سے پہلے اس واقعے کے بارے میں تمہاری رائے جاننا چاہتا تھا۔ تم نے میرے پیش کیے ہوئے ہر امکان کو رد کر دیا ہے اور اس کے لیے تمہارے پاس معقول دلائل بھی ہیں۔ ایسی صورت میں اسے لوٹ مار کی ایک واردات سمجھنے پر مجبور ہوں۔ یہ اتفاق ہے کہ تم اس کا نشانہ بن گئے۔ یہ کیسی لوٹ مار تھی کہ وہ صرف میرا پرس لے کر بھاگ گئے۔ وہ پریشان تھا۔ مجھے بے ہوش کرنے کے بعد وہ آرام سے میری جیبیں خالی کر سکتے تھے۔ میری رسٹ واچ بہت بیش قیمت ہے، میری انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی تھی، جیب میں سونے کا سگریٹ کیس پڑا ہوا تھا۔ وہ کیسے لٹیرے تھے کہ انہوں نے گولی چلا کر مجھے زبردستی روکا اور صرف پرس پر کنات کر کے بھاگ گئے۔ انہوں نے کسی اور چیز پر دھیان ہی نہیں دیا۔ تم نے بتایا ہے کہ ان میں سے ایک لٹیرا اچھی خاصی انگریزی بول رہا تھا۔
उसके तहफ्फुज़ात से पूरी तरह वाकिफ होने के बाद मैंने कहना शुरू किया, तुमको मालूम होगा कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह बहुत ऊंची है। लड़के दिन रात मेहनत करके डिग्रियां हासिल करते हैं, माँ बाप अपना पेट काट कर बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाते हैं, लेकिन जब वो अमली दुनिया में कदम रखते हैं तो इनके सारे ख्वाब चिकनाचूर हो जाते हैं। डिग्रियां उन्हें रोजगार नहीं दिलाती, इनका मुंह चिढ़ाने लगती हैं। इनमें से कुछ नौजवान मुआशरे से बगावत करके गलत रास्तों पर निकल जाते हैं। अपने घरों के चूल्हे रोशन रखने के लिए वो दूसरों की कमाई पर शब खून मारने लगते हैं। हो सकता है कि तुम ऐसे अनाड़ी लुटेरों के हत्थे चढ़ गए हो। इन्होंने पूरी वारदात कामयाबी से मुकम्मल कर ली, लेकिन तुम्हें बेहोश करते ही उनके औसान खता हो गए। हो सकता है कि वो तुम्हें मुर्दा समझे हो और घबरा कर भाग गए हो। तुम्हारी ये बात दिल को लगती है। वैसे वो 9 उम्र लड़के नहीं थे, लेकिन उम्र रसीदा भी नहीं थे, दोनों दरमियानी उम्रों के लगते थे। यहाँ मैंने देखा है कि तालीम मुकम्मल करने वालों की औसत उम्रें कुछ ज्यादा होती हैं। वो 9 उम्र आमूज लुटेरे ही रहे होंगे। तुम ओमान से कब तक वापस लौटाओगे? मैंने उसके जख्म को कुरेदा। अभी कुछ नहीं कह सकता, उसकी मायूसाना आवाज आई। चलती हुई मशीन से एक बार कोई पुर्जा निकल जाता है तो कुछ पता नहीं होता कि उसे दोबारा कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। सेहतयाबी के बाद कोई फैसला होगा, यह भी मुमकिन है कि कहीं और भेज दिया जाऊं। मैं तुम्हारी सेहतयाबी के लिए दुआगो रहूंगा, मैंने ऊपरी दिल से कहा। मुझे दुख है कि मैं यहाँ अपना मिशन अधूरा छोड़कर जा रहा हूँ। शोभराज हमारा मसला है, उसने गद्दारी की है, उसे हम खुद सजा देंगे, लेकिन डैनी को पकड़ने के लिए मैं तुम पर इन्हिसार कर रहा था। वो हाथ आ जाए तो वीरा भी ज्यादा दिनों तक आजाद नहीं रह सकेगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी जगह किसी और के आने तक तुम टाम से पूरा ताउन करोगे। तुम यकीन करो कि जिस दिन ये मार्का सर हो गया तुम इज्जत और दौलत से माला माल हो जाओगे। मैं तुम्हारे जज्बात को समझ रहा हूँ, तुमको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जबड़ों का वर्म खराब हो जाएगा। मुझे दुख है कि मेरे मुल्क से तुम इतनी खराब हालत में जा रहे हो। पिंडली की हड्डी टूटी हुई है, पसलियां मजरू हैं, जबड़े सूजे हुए हैं और हाथ पर गोली का जख्म है। हम मेहमान नवाज लोग हैं, आने वालों को पूरी इज्जत से अलविदा कहते हैं। बस, उसने तिलमिलाई हुई आवाज में मेरी बात काट दी। अब इतने नोहे ना पड़ो कि मुझे अपने मुकद्दर की खराबी पर सोग मनाना पड़ जाए। जो होना था वो हो गया, हमें आने वाले वक्त के लिए तैयारी की जरूरत है। मैं गुफ्तगू खत्म करके इन तीनों की तरफ मुतवज्जा हुआ तो उनके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। कसकम जहां पाक, वीरा अमरीकी अंदाज में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा फिजा में बुलंद करके बोली। वो चल कर आया और अब स्ट्रेचर पर ले जाया जाएगा। इन लोगों की इससे बेहतर मेहमान नवाजी क्या हो सकती थी? वो ताबूत में जाता तो ज्यादा बेहतर होता, सुल्तान शाह ने तमस्खुर अमेज लहजे में कहा। लेकिन यह अंजाम भी बुरा नहीं है। अब कई दिनों तक बुरे बुरे ख्वाब आते रहेंगे। आर्जी तौर पर हमारा एक हरीफ कम हो चुका था, लेकिन इसकी जगह लेने के लिए राह के 2 एजेंट पहले से कराची में वारिद हो चुके थे और अगला मार्का इनसे खोने वाला था। अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं हुई कि कराची में 2 ब्लैक कैट्स की बदतरीन नाकामी के बाद राह वालों ने अपने 2 एजेंट यहाँ क्यों भेजे हैं। कुछ देर के सकूत के बाद सुल्तान शाह ने पुरख्याल आवाज में कहा, तुम किसी निकम्मे सरकारी अफसर के अंदाज में सोचते रहोगे तो कभी किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकोगे। वो दोनों अपना काम कर गुजरेंगे। वीरा बोली, तुम मुझे निकम्मे सरकारी अफसर का ताना क्यों दे रही हो? सुल्तान शाह ने उसे घूरते हुए सवाल किया। तुम अखबारों में आए दिन पढ़ते रहते होगे कि कत्ल जैसी संगीन वारदात के बाद पुलिस अफसर थाने की हदूद के बारे में टाल मटोल करते रहते हैं। हदूद के बारे में लड़ते हुए वो कत्ल की वारदात को फरामोश कर बैठते हैं। एक थाना कहता है कि मकतूल का धड़ सड़क पर पाया गया था, इसलिए वारदात उसकी हद से बाहर हुई है। दूसरा थाना कहता है मकतूल की टांगें सड़क से नीचे थीं। इससे साबित होता है कि अपने कत्ल के वक्त वो दूसरे थाने की हदूद में पैदल चल रहा था।